एग्ज़ाम पोर्टल का साइंस एनसीईआरटी जो क्लास 10 है उसको हम लोग जो है एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। पहला है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना होगा। कहता है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग संतुलित समीकरण के बारे में समझते हैं। तो संतुलित समीकरण क्या होता है वो समझो। जैसे मान के चलो आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, आपका पानी बनता है, जिसको H2O कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एरो जो है, इस एरो के इधर यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होते हैं, जिसमें आपके परमाणु संख्या समान होने चाहिए और परमाणु भार भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब जाकर के ये संतुलित होगा, क्योंकि ये अभी संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंकाली। जब इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं तब इसको हम लोग बैलेंस समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण में आपका होता क्या है कि परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। अब आपको समझना है इसके अंतर्गत एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कि कोई आपका जो है एलिमेंट है A और B, तो इन दोनों के मिलने से आपका क्या बन गया, AB बन गया। तो आपने क्या देखा कि A और B ये दोनों जब मिल करके AB बनाया तो ये दोनों का क्या हुआ, संयोजन हुआ। क्या हुआ, संयोजन हुआ। तो इस तरह को हम जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा को क्या करता है, ये रिलीज करता है। क्लियर है। जैसे चूना, अम्ल, क्षार, ठीक है, क्या होता है H2O यानी कि पानी से अभिक्रिया करके क्या करता है, आपका ऊष्मा को रिलीज करता है, ऊष्मा को रिलीज करता है। क्लियर है। इसी में आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अब कोई संयोजन अभिक्रिया AB था तो ये दोनों क्या हुआ, फिर आपका A और B में क्या हुआ, अलग अलग हो गया। क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, आप देखिए ये संयोजन में था और ये क्या हुआ, अलग अलग होकर के क्या बन गया, वियोजन बन गया। क्या बन गया, तो वियोजन बन गया। जब ये वियोजन बन गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी, यानी कि डिटर्जेंट को आप देख लीजिए, कौन, तो डिटर्जेंट। क्लियर है। तो ये आपका ऊष्मा शोषी यानी कि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है और संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। क्लियर है। वियोजन अभिक्रिया को जो है हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बोलिए या उसको हम वाष्पीकरण बोलिए, ये एक ही चीज होता है। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण में क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। यानी कि ऊर्ध्वपातन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। और ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, वाष्पीकरण जिससे आपका क्या होता है, पानी जैसे कि आपका वेपर बन के उड़ गया। क्लियर है। तो ये सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। इसी में एक आता है विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन। तो विस्थापन जो है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, एकल। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। और एक होता है जिसको हम लोग द्वि विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वि विस्थापन कहते हैं। तो एकल विस्थापन में क्या होता है वो समझिए। एकल विस्थापन मान के चलिए AB प्लस C कोई आपका जो है एलिमेंट है, कंपाउंड है, यौगिक है, और ये एरो के बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर आप गौर करके देखिएगा तो A जो है B से अलग होकर के क्या बना लिया, आपका AC बना लिया, और B क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक जो कंपाउंड था इससे अलग करके आपका AC बन गया। तो यहाँ पे एक ही तरह का विस्थापन हुआ, मतलब एक चीज एक कंपाउंड से अलग होकर के नया यौगिक बना है, यहाँ पे AC बना है, यहाँ पे AB था और यहाँ पे AC बन गया, और B को क्या किया, रिलीज कर दिया। तो इसको एकल विस्थापन कहेंगे। वहीं पे द्वि विस्थापन में क्या होता है कि दो कंपाउंड से अलग अलग होता है। जैसे AB प्लस CD ले लीजिए, और इसको अब जब देखिएगा तो A से अलग करके क्या बना दिया, AC, और यहाँ B से अलग होकर के ये क्या बना दिया, CD। क्या बना दिया, CD। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो है आपका यहाँ पे इसको आप फिर से समझिए। जैसे कि मान के चलिए AB और CD कोई दो कंपाउंड है, ये क्या हुआ, A यहाँ से और C यहाँ से निकल करके क्या बना दिया, AC बना दिया एक, और दूसरा यहाँ पे B निकल करके और यहाँ D निकल के क्या बना दिया, BD। आपने जब गौर करके देखोगे तो यहाँ पे देखो दो को विस्थापन हो रहा है, एक AB से और एक CD से। तो यहाँ से A निकल करके CD के रिएक्शन करके AC, अब B निकल करके D के साथ रिएक्शन करके BD बना दिया। तो इस तरह के जो भी रिएक्शन होंगे उसको हम लोग द्विविस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे। तो जो द्विविस्थापन जो होता है वो एक प्रकार का अपक्षेपण होता है। कैसा होता है, अपक्षेपण अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है,
आपका, तो वो एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। और जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है वो आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आयनों का आदान प्रदान करता है। जैसे अवक्षेपण में क्या होगा, जैसे ठोस का अवक्षेप बनता है, गैस का अवक्षेप नहीं बनता है, याद रखिएगा। हमेशा अवक्षेप क्या होगा? ठोस का बनेगा। अब एक बात बताओ, अवक्षेप का मतलब क्या होगा? वैसा भारी पदार्थ जो नीचे आकर के तलहटी में क्या होता है? जम जाता है। जैसे कि आप करो पानी लो और फिर मिट्टी लो, इन दोनों को क्या करो? आप मिला दो, तो आपके देखोगे कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मिट्टी आपका जो है वो क्या होगा, जो आपका कप होता है उसके नीचे में आकर के क्या होगा? बैठ जाएगा, और पानी क्या होगा? उसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि अवक्षेप जो होता है वो भारी होता है, लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता। गैस में कभी भी अवक्षेप नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। क्लियर है? तो आपको यह समझना है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल में को ले लो ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है BaSO4। BaSO4 अवक्षेप, इसका जो अवक्षेप होता है वो कैसा होता है? उजला होता है। इसका अवक्षेप कैसा होता है? उजला होता है। तो BaSO4 का जो अवक्षेप होता है ये कैसा होता है? उजला होता है। कैसा होता है? उजला होता है, क्योंकि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। वहीं पर आप ले सकते हो एग्जाम्पल में PbI2। PbI2 जो कि पीला अवक्षेप बनाता है। कैसा अवक्षेप बनाता है? पीला अवक्षेप बनाता है। क्लियर है? अब आता है ऑक्सीकरण, उपचयन और उपचायक। देखिए, ऑक्सीकरण को हम लोग जो है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं, और इसको उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचायक। क्या कहते हैं? इसको उपचायक भी कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और उपचायक भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? अलग निकलता है। यानी कि आपको समझना, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ? जुड़ना, और हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहेंगे, उपचयन भी कहेंगे और उपचायक भी कहेंगे। क्लियर है? अवकरण, अवकरण के साउंड से क्या होता है? अवकरण मतलब क्या होगा? हटना। अवकरण मतलब क्या होगा? हटना। तो यहां पे ऑक्सीजन का क्या होगा? देखिए, अवकरण जो होता है ना, अवकरण को हम लोग अपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन भी कहते हैं। अवकरण को हम लोग अपचयन भी कहते हैं और उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचायक भी कहते हैं। तो अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपका हट जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा? हट जाएगा। लेकिन आपका ऑक्सीजन जैसे हटेगा तो हाइड्रोजन कैसे आकर के जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है? अवकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, और ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुटेगा, और ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटेगा, और अवकरण में क्या हो गया? हाइड्रोजन जुटेगा। क्लियर है? तो ये आपके मेनली इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। किस चैप्टर के अंतर्गत? तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इतनी बात आती है। क्लियर है? जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उनको क्या कहते हैं? तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊर्जा निकलता है उसको क्या कहेंगे? तो उष्माक्षेपी कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण ही रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताए थे। तो उपचयन, उपचायक, उपचयन, उपचायक कहते हैं। क्लियर है? उस जैसे ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीजन जुटेगा। हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब क्या हुआ? हट गया। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब क्या हुआ? हट गया। और जैसे ऑक्सीजन हट गया तो वो हो गया अवकरण, जिसको हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। समीकरण CaSO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है तो क्या बन जाएगा? CaSO4 बन जाएगा और CO2 गैस रिलीज होगा। इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन। क्या कहेंगे? वियोजन। अब वियोजन क्या होता है? एक प्रकार का उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। वियोजन क्या होता है? उष्माशोषी होता है। क्लियर है? किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, जो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है और इस अवक्षेप का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। याद रखिएगा, हमने आपको एग्जांपल में बताया PbI2 का जो है अवक्षेप कैसा होता है? पीला होता है। और BaSO4 का अवक्षेप कैसा होता है? उजला होता है। कैसा होता है? उजला होता है। क्लियर है? उसके बाद कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? तो CaO। यहां देखिए, ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्लियर है? जो कि आपका कैसा होता है? तो ये बिना बुझा हुआ इसको चूना कहते हैं। क्लियर है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुटने से क्या होता है? नए
पदार्थ का निर्माण होता है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है तो ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुट जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा। क्लियर है, याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि तांबा और चांदी को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, मिला करके आभूषण बनाते हैं। क्लियर है। और जो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड से आभूषण नहीं बनता है, आपका 18 कैरेट से आपका आभूषण बनता है। क्लियर है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत सोना होता है, शुद्ध सोना, और 22 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, और 24 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। हमको तीनों के बारे में आप डिटेल्स में बताइए। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में निकाल के। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होगा, पृथक मतलब अलग क्या होगा, तो कॉपर क्या होगा, अलग होगा। तांबे के वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है, तो संक्षारण कहलाएगा। FeCuSO4 को जब हम मिलाएंगे तो FeSO4 बनेगा, और कॉपर क्या होगा, सॉलिड, जो कि इस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, गौर करके देखिए, FeSO4, Fe देखिए, Fe बाहर में है तो ये मिल करके क्या बना है, SO अलग होकर के दोनों मिल गया, तो एक विस्थापन हो रहा है, इसीलिए विस्थापन। अगर यहाँ पे दो तरह का अगर कंपाउंड होता तो दो विस्थापन, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अनुपात बढ़ जाए, हाइड्रोजन अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाएगा। देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, योग हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, योग हुआ, और ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग हुआ। जैसे ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो अपचयन, और अपचयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण। क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। उपचयन, अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दोनों तरह का रिएक्शन होगा, हटेगा भी और जुटेगा भी, तो उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जो है जलील विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक यानी कि अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S जो है आपका क्या करता है, अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2, अगर इन दोनों को जब मिला देते हैं MgO बनता है। क्या बनता है, MgO बनता है। और जब हमारा पेट का अम्लता बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, MgO का Hol2, मतलब ये क्या करते हैं हम लोग, एक प्रकार का जो आपका क्षारीय एलिमेंट बन जाता है पदार्थ, जो हम लेते हैं आपके पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। क्लियर है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप बनता है, और इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड 2:1 के अनुपात में मिला देने पर पात्र ठंडा हो जाता है, और यह अभिक्रिया उदाहरण है तो उष्मा शोषी। देखिए जैसे उष्मा शोषी हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, और जैसे उष्मा क्षेपी हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा। और अभिक्रिया CuO प्लस हाइड्रोजन को जब मिला देंगे तो CuH2O बन जाएगा, जिसका अपचयन होता है। इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो CuO का अपचयन हो रहा है। गौर करके देखिए यहाँ पे CO है, तो देखिए CO क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और Cu क्या हुआ, अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, CuO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। और जैसे ही अपचयन हो जाएगा तो अवकरण अभिक्रिया कहेगा, और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, आपका जो है ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्लियर है। अभिक्रिया ZnO तो Zn में से O देखिए हट गया, और Zn आपका जिंक अलग हो गया, और CO के साथ मिलकर के CO2 का संबंध हो जाएगा, तो ZnO का क्या हो गया, अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण हो गया। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहा का कील पर जमा हो जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ देखिए CO है, CO प्लस O2 है, जब मिल गया तो CO2 बन गया। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण है। क्योंकि देखिए CO के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन आकर के जुटा, और जैसे ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समीकरण में बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। हमने बताया था ना, इधर L है, इधर R है, इधर मान के चलिए A प्लस B है, और इधर क्या बन गया, AB बन गया। तो आपको अगर देखोगे तो A एगो है इधर, एगो है इधर, B इधर एगो है, एगो है, तो ये आपका क्या हुआ, विस्थापन हो गया। अगर यहाँ पे 2AB होता और इधर देखिएगा 2 गो A और 2 गो B है, इधर एगो A एगो B है, तो ये कभी भी एक दूसरे का क्या हुआ, बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस। और जो अनबैलेंस होता है उसी को हम लोग कंकाली रिएक्शन कहते हैं, जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, अपघटन है। कैसा है, अपघटन है। और अपघटन को ही हम लोग जो है वियोजन कहते हैं। अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं।
क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक है। क्या है? प्रकाश रासायनिक है। कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अम्ल को जल के द्वारा तनु करना, अम्ल को जल के द्वारा तनु करना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन है? तो चूना हो गया, क्या हो गया? चूना हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, और H2O से जो अभिक्रिया करने पर तो ये सभी क्या हो जाता है? तो ऊष्माक्षेपी हो जाता है। क्या? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजनी, क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया CaO जो कि सॉलिड है और पानी है, जो कि आपका इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो COH का Hol2 जो कि सॉलिड प्राप्त होता है और उष्मा के लिए सही है। क्या है? तो संयोजन और ऊष्माक्षेपी, संयोजन और ऊष्माक्षेपी। ठीक है। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो यह अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में ही आपका क्या होता है? अपक्षेप बनता है। क्या होता है? अपक्षेप बनता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपघटन। क्या कहेंगे? अपघटन। और अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन। अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन। और यह एक प्रकार का ऊष्माशोषी है। कैसा है? ऊष्माशोषी है। CaO और पानी दोनों को मिला दिया, COH का Hol2, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो संयोजन। आप देखो यहाँ पे दोनों का संयोजन हो रहा है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। किसका उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए FeS CuSO4 इन दोनों को जब मिला दिया, तो FeSO4 जो कि एक्वस प्राप्त हुआ और Cu सॉलिड प्राप्त हुआ। और किस प्रकार का ये उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Na2SO4 और BaCl2 जो कि एक्वस है, इन दोनों को क्या किया? मिला दिया, तो BaSO4 मिला। तो BaSO4 कैसा होता है? अपक्षेप बनता है। कैसा अपक्षेप बनता है? तो उजला अपक्षेप बनता है। और NaCl जो कि एक्वस मिला, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसा है? द्विविस्थापन। देखिए Na यहां से निकला, Ba यहां से निकला, ठीक है, और यहां से Cl निकला। तो आप गौर करके देखोगे तो Na निकल के Cl के साथ क्या किया? NaCl बनाया, और यहां SO4 निकल करके यहां Ba निकल करके BaSO4 बना लिया। क्लियर है? तो ये द्विविस्थापन हो गया, क्योंकि दो कंपाउंड का विस्थापन हो रहा है। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अपक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसको अपक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी पदार्थ का अपचयन किसी पदार्थ का उपचयन जो उपचयन होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का कमी हो रहा है। पुताई की दीवार में बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देता है। क्यों? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइएगा तो कितना होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। अगर फिर भी आपको लगता है किसी पार्टिकुलर साइंस के टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्पेशल उसी टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपका प्रिडिक्ट टेबल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले एक वीडियो बनाओ जो प्रिडिक्ट टेबल को किस तरह से याद रखा जाए, और एक वीडियो बनाओ जो कि प्रिडिक्ट टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो झट से आप एक बार में दिमाग में सेट कर लोगे। कमेंट में बताइए क्या आपको चाहिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट और लाइक आ गए तो फिर मैं वो कर दूंगा। क्लियर है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिल करके एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ करके ठीक है, यहाँ रेगमाल लिखा हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस पेपर कहते हैं। क्लियर है? रगड़ के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीजन ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और जो कि उसको जलाने में दिक्कत होता है। इसी लेकर हम उसको क्या करते हैं? रगमर करते हैं। क्या करते हैं? रग करते हैं। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का जो है आपका क्या होता है? धुआं उत्सर्जित होता है, और यह धुआं जो है आपका क्या होता है? N2O का क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। और याद रखें इसका प्रयोग हम एनेस्थीसिया के रूप में भी करते हैं, और ये एक प्रकार का लाफिंग गैस भी है। क्या है? लाफिंग गैस है। क्लियर है? आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया आप देख सकते हैं। AgNO3, Ag निकला, Cl के साथ मिला, AgCl बना लिया, NO3 निकल करके Na, तो NaNO3 बन गया। तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन हो गया। देखिए Mg+O2 को मिला दिया, MgO हो गया। उपयुक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ये संयोजन का, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का योग हो रहा है।
उसके बाद है कि किण्वन करना, उसके बाद बोल रहा है कि किण्वन करना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप अंगूर बंगूर में कोई भी चीज में अगर आप किण्वन करते हो, जैसे कि फर्मेंटेशन कहा जाता है, जैसे दारू बना लिया, शराब बना लिया, फिर आप कोई भी ईस्ट बना लिया, ठीक है, ईस्ट से भी हम लोग करते हैं, तो किण्वन होता है जो किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा जो है और अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया, जिससे अवक्षेप बनता है उसी को अवक्षेपण कहते हैं। CaCO3 क्या किया, CaO प्लस CO2 बन के किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपघटन, क्योंकि देखिए CO3 से क्या हुआ, दोनों अलग हो गया, क्या हुआ, अलग हो गया, तो अपघटन हो गया, क्लियर है। देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी है, कैसा है, ऊष्माक्षेपी है, कैसा है, ऊष्माक्षेपी है। देखिए श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में दो तरह से होता है, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र में होता है, एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो कि आपका वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है, वो कहां होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में, कहां होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता है, क्लियर है, जिसमें आपका 2 ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट का आता है, 2 ATP और 2 पैरोविक एसिड बनता है, 2 पैरोविक एसिड बनता है, और यही 2 पैरोविक एसिड जाकर के ऑक्सीजन का पूर्ण दहन जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र में, तब आपका 36 ATP बनता है, मतलब 1 से बनता है 18, 2 से बना 36 और 2 इधर बना तो 38 ATP हमारा सेल जो है वो एनर्जी लेता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि अभिक्रिया CO प्लस हाइड्रोजन जब मिल गया तो CuH2O बना, किस प्रकार का अभिक्रिया, तो विस्थापन है। समीकरण CO3 से CaO और CO2 अलग हो गया तो ये वियोजन हो गया। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए सफेद राख उत्पन्न होता है, जिससे डैश बनाने के लिए पानी में घोल दिया जाता था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और क्यों होता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान में बाएं और दाएं, जैसे देखिए ये तीर है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, तो बाएं और दाएं तत्वों को परमाणु संख्या समान होने पर क्या कहलाता है, तो संतुलित। अगर इधर 2 है इधर 2 है तो ये संतुलित, नहीं है तो इसको कंकाली, नहीं है तो कंकाली समीकरण कहते हैं, क्लियर है। यदि तीर दोनों तत्वों को परमाणु की संख्या समान न हो तो उसको कंकाली अभिक्रिया कहा जाएगा। अभिक्रिया CaO प्लस हाइड्रोजन दोनों को मिल दिया तो Cu प्लस H2O किसका है, तो किसका, अपचयन। अपचयन जब ये बोल रहा है तो अपचयन मतलब अपकरण, अपकरण मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा और हाइड्रोजन जुटा, तो इसको हाइड्रोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। CuO प्लस हाइड्रोजन जब मिल गया तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, तो अपघटन हो गया। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को Mg का क्या होगा, तो उपचयन हो रहा, क्या होगा, उपचयन। जब उपचयन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ, इसको उपचयन, ये तो बता ही दिए। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसमें शामिल अभिक्रिया किस प्रकार का चयन करती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया MgO प्लस CO दोनों को जब मिला दिया MgCO2 किस प्रकार का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या, CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और इसी को हम लोग दोम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस और इंकित करता है, उत्पाद की ओर। कहने का मतलब ये तीर है तो ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट, ये क्या बना, प्रोडक्ट, और इधर क्या होता है, कंपाउंड, इधर प्रोडक्ट इधर कंपाउंड, यानी राइट साइड जो होता है प्रोडक्ट होता है, उत्पाद जो बनता है, और लेफ्ट साइड जो है वो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से मतलब तेजी से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, CaO, क्या है, CaO। दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण है, देखिए एल्यूमिनियम है और Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 है, तो यहां पे क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है आपका O3 के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 बना लिया और Fe को क्या किया, अलग कर दिया, तो यहां विस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्लियर है। Fe प्लस 4H2O एरो के बाद देखिएगा Fe3O4 प्लस 4H2O उत्पादों में परमाणुओं की जो है कुल संख्या बोल रहा है कितना है, तो हो जाएगा 15। कैसे होगा, हम आपको बोले थे इधर वाला पार्ट जो है वो कंपाउंड कहलाता है और इधर वाला पार्ट जो है वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो जब आप गौर करके देखोगे तो हाइड्रोजन 2 गो है तो 4 दूना 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 गो है, और आपका जो है लोहा 3 गो है, तो 4 3 7 8 7 15, वही आपका यहाँ पे 15 है, ठीक है। उसके बाद है संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग का परत चढ़ता है, तो वो काला रंग का परत चढ़ जाता है, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है।
क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया। कैसा है? विस्थापन अभिक्रिया है। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो हरे रंग की परत चढ़ जाती है। किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? तो आप गौर करके देखोगे, जब दो कंपाउंड में जब अलग अलग विस्थापित होकर के नया प्रोडक्ट बनाता है तब जाकर के द्विविस्थापन होता है। जैसे देखिए HCl है, KOH है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से क्या किया है, Cl और यहाँ से K, ये दोनों निकल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया KCl, और फिर यहाँ से पानी आपका बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और OH यहाँ पे मिल करके H2O बनाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्लियर है? जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है और यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। गर्म करने पर मोम का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। गर्म करने पर मोम का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन अगर मोमबत्ती को आप जलाते हो तो वो रासायनिक अभिक्रिया है और वो पिघलता जो है वो आपका भौतिक अभिक्रिया। क्लियर है? किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर किया जाता है। Pb प्लस CuCl2 और उसके बाद एरो देकर के है PbCl2 प्लस Cu। यह किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है? तो विस्थापन है। क्यों है? क्योंकि विस्थापन है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करके देखो तो CuCl2 में से क्या हुआ, Cl2 को निकल के और Pb के साथ ये क्या किया है, बॉन्ड बना करके नया प्रोडक्ट बना लिया। क्लियर है? कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी क्या करता है, रिलीज करता है? तो उष्माक्षेपी, उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। और जो उष्मा का अवशोषण करता है उसको उष्माशोषी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में सही क्या है? तो दो या दो से अधिकतर से एकल उत्पाद बनता है। मतलब दो या दो से अधिकरण से क्या होता है, एक उत्पाद बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना क्या उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। बुझा हुआ चूना बनना, प्राकृतिक गैस का जलना तथा श्वसन से सभी उष्माक्षेपी क्या है, ये अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? तो आयनिक के बीच होती है। आयनिक जो कंपाउंड होता है उनके बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होगा? तो अवघटन का। किसका होगा? अवघटन का। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्माशोषी कहते हैं। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने के किस नाम से जाना जाता है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अवघटन अभिक्रिया क्या है? तो जैसे 2KClO3 उसके बाद देखिएगा 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, ये आपका क्या है, अवघटन अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। और अभिक्रिया 2PO मतलब ये बैलेंस किया गया है तो PBO प्लस कार्बन को जब दोनों को मिला दिया है तो Pb प्लस CO2 बन गया। क्लियर है? तो PBO का क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। उसके बाद है भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो CaCO3 के कारण होता है। इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 को क्या किया है, जब रिएक्शन करवाया है तो आपका क्लोरीन गैस निकला है और फिर आपका S निकला है। तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो Cl2 आपका क्या है, ऑक्सीकारक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? तो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। किसका उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, CAS हाफ H2O, CAS हाफ टू किसका शुद्ध, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलत है, तो मुझे बताइएगा कि इसका ओरिजिनल क्या सूत्र होता है। ठीक है, और जिप्सम का क्या सूत्र होता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्या लगेगा वो भी बताइए। उसके बाद है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। CuO प्लस H2
रिएक्शन करके Cu प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो रहा है, दोनों तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा रिएक्शन जब एक साथ होता है तो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है Cl2 प्लस Kl, तो ये मिल करके KCl बन गया, और I2 क्या है, Ki है यहाँ पे, तो I2 क्या हुआ, बाहर निकला, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि I को क्या करा, बाहर रिलीज करा। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम है, इसको रिएक्शन करके Al2O3 बना गया, जो कि एक एम्प्रोथर्मिक अभिक्रिया है, ठीक है, उभयधर्मी, जिसमें दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा उभयधर्मी अभिक्रिया में कौन कौन से आपके जो है रिएक्शन होते हैं। और Fe जो है निकल गया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी समीकरण Cu प्लस O2 को मिला करके CuO बना किस प्रकार का अभिक्रिया, ऑक्सीजन है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलत है, क्लियर है, क्यों गलत है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन लिखा हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्लियर है। और जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो वो अवकरण हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह में कोई अन्य या समूह प्रतिस्थापित कर देता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होता है, रिलीज होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, साग सब्जियों का विघटन, कंपोस्ट का बनना, ये सभी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी है, क्लियर है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है का उसमें वियोजन होता है तब क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तब भूरे रंग का गैस उत्सर्जित होता है और यह गैस को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका क्या है, अम्ल, क्षार और लवण है। तो आपको इसमें मेनली समझना क्या है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो अम्ल जो होता है ना ये आपका क्या होता है, आपका H+ आयन देता है जल में घुल करके, और जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, क्लियर है। और जितना कम देगा उतना ही जो है वीक अम्ल होगा। और क्षार जो होता है ये क्या करता है, OH- आयन देता है, और ये जितना जल में घुल करके OH- आयन देगा ये उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कम देगा ये क्या होगा, उतना वीक आपका क्या होगा, क्षार होगा। और लवण जो है याद रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जब हम क्षार को जब दोनों को मैच एक साइड रिएक्शन करवाते हैं उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन के कारण आपका क्या है, नमक बनता है, क्या बनता है, नमक बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है, तो नमक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। तो आपको इसको याद रखना है, क्लियर है। इस चैप्टर में समझने के लिए और भी बातें हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होता है कि एसिड जो होता है ना वो आपका जो एसिड बेस और जो इसका सूचक होता है ये दो तरह के सूचक होते हैं। कितने तरह के सूचक होते हैं, दो तरह के सूचक होते हैं इनको पहचानने के लिए। एक आपका सूचक होता है जिसको हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक में जैसे कि हल्दी हो गया, ठीक है, और पिंटुनिया हो गया कि पंखुड़ी, पिंटुनिया की पंखुड़ी हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक सूचक में आते हैं, ठीक है। लिटमस पत्र ये सभी आपके प्राकृतिक सूचक में आते हैं जिसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और एक होता है आपको आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिसको हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो इसमें आपका मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा, फिनोप्थिलीन हो जाएगा, ठीक है। और एक और होता है उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। और आपको इसमें मेनली जो है याद रखने वाला क्या है वो समझिए। देखिए अगर आप एसिड प्लस बेस को जब आप मिला देते हो तो आपका क्या बन जाता है, लवण बन जाता है जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। और साथ ही साथ आपका क्या बनता है, पानी बनता है जिसको हम लोग जल कहते हैं। वहीं पे अगर आप क्या करोगे, अगर एसिड के साथ अगर कोई भी मेटल का अगर आप रिएक्शन करवा देते हो तो आपका लवण तो बनता ही है, यानी कि सॉल्ट तो बनता ही है, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कैसा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाइड्रोजन जब जलता है तो ये पॉप का आवाज़ देता है। कैसा आवाज़ देता है, पॉप का। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों का नाम बताइएगा। वो कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है और वो कौन सा समस्थानिक है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्लियर है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्लियर है।
उसके बाद आपको क्या समझना है, जब हम लोग बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ जब हम क्या करते हैं, मेटल को जब मिला देते हैं, फिर भी आपका सॉल्ट ही बनता है और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ही आपका रिलीज होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेनली आपको याद ये भी रखना है कि जितने भी आपके एसिड होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और जितने भी बेस होते हैं ये सभी स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, याद रखना है। जैसे कि आप देखिए सोडा जो होता है के साथ, एसिड के साथ यदि आपका NaHCO3 या Na2CO3, मतलब कि आप समझिए अम्ल के साथ अगर आप सोडा का अगर जब आप रिएक्शन करवाते हो, सोडा का रिएक्शन करवाते हो, तो आपको सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। अब फिर उसके बाद क्या बनेगा, आपका पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, और धोने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है। क्लियर है। वही कहता है सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए हमने एसिड और बेस के ऊपर में काफ़ी अच्छी ट्रिक वीडियो बनाई है, आप जा करके उस वीडियो को भी देखिए। कोशिश करेंगे हम इसके कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को लगाने की। क्लियर है। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाएगा तो यह किस प्रकार रंग बदलेगा, तो यह उजला हो जाएगा। क्लियर है। और CO2 गैस देखिए रिलीज कब होता है, जब अम्ल के साथ हम सोडा का रिएक्शन करवाते हैं तो लवण, CO2 गैस और पानी बनता है। क्लियर है। उसके बाद है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी कि लिटमस जो विलियन होता है वो बैगनी रंग का क्या होता है, रंग होता है। और यह किस पदार्थ का बना होता है, तो यह लिकेन का बना होता है। कैसा, लाइकेन का। और लाइकेन जो होता है ना वो आपका कवक प्लस शैवाल, ये दोनों का क्या होता है, म्यूचुअलिज्म यानी कि स्वभोजिता के द्वारा ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके लिटमस पत्र बनता है। और जो यह जो होता है ना, यह प्रदूषण का सूचक होता है। तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा अगर पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे लिटमस पत्र नहीं बनेगा। क्लियर है, वहाँ नहीं होंगे। और याद रखना है दो ट्रिक, एक लिटमस पत्र का होता है अनिल, एक होता है अनिल याद रखिए, एक आप छलनी याद रखिए। छलनी यानी अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है। तो ये दो ट्रिक है, आप दोनों को याद रख सकते हैं। क्लियर है। वही कहता है कि पोटास एलम होते क्या है, तो एक द्विलवण होता है। क्या होते हैं, ये द्विलवण होते हैं। और एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। क्या होते हैं, ये कम आयनित होते हैं। क्लियर है। उसके बाद चलिए एंटासिड जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, क्षार होता है। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत में सुचालक होता है, तो H+ के कारण और OH-। तो H+ हो गया आपका कौन, अम्ल, और OH- जो हो गया वो आपके क्षार हो गए। कपड़ा पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसमें धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है। किस गैस के कारण पॉरेटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है, तो CO2 गैस के कारण। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो 373 केल्विन। दांतों के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत पार्ट होता है, तो उसको इनामेल कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान हो जाता है कम। क्या होता है, कम हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड H+ देता है, तो CH3COH, CH3COH देता है। ठीक है। कह रहा है कि पानी में घुलने पर कौन सा एसिड H+ आयन देता है, तो CH3COH हो जाएगा। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसको हम लोग सोडा भी कहते हैं। क्लियर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिला करके गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, तो ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय होते हैं। और कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो आपका है, जिसको कॉपर सल्फेट पूछ रहा है, तो आपको इसमें याद रखना है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। ठीक है। उसके बाद है कि मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में
गुलाबी, क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, गुलाबी होता है। उसके बाद है क्षार का रंग कैसा होता है, तो फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। क्षार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किस का विधि रूप है, तो CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर के किस रंग का हो जाता है, तो पीला रंग का हो जाता है। दांत का मसूड़ा यानी कि इनामेल दंत वल्क यानी कि उसके कवर पर किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। कौन संश्लेषित सूचक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ना एक संश्लेषित सूचक है। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है और यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, तो मेथेनोइक अम्ल। किसके अम्ल से, मेथेनोइक अम्ल के रिलीज से ऐसा होता है। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणित कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान कैसा होगा, तो वो 6 होगा। कैसा होगा, 6 होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है एथेनोइक अम्ल है। क्या है, एथेनोइक अम्ल है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, तो एक मजबूत अम्ल एक मजबूत क्षार से, ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से होता है। या किसी विलयन का pH 7 से बढ़ करके 14 हो जाता है, तो यह विलयन में किसका आयनन सांद्रता में वृद्धि होता है, तो OH- में। डैश अम्ल और क्षार किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो Al2O3 के साथ, Al2O3 के साथ। इसीलिए इसको एम्पोथर्मिक हम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह का रिएक्शन देखता है, अम्ल वाला भी और क्षार वाला भी। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो Fe3O4, Fe3O4 हो जाएगा। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। pH में P का सूचक क्या होता है, तो इसको पोंटेजन कहते हैं, यानी पूसांस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पूसांस कहते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका प्रयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होगा, तो 7.4 होता है। अगर रेंज बोल देगा ना तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है CaOH का हॉल 2 होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। घरों में चूना पोतने में किसका प्रयोग होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही होता है, ठीक है, CaOH का हॉल 2 का ही। अम्ल एवं भस्म की प्रक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, क्या कहलाएगा, तो लवण हो जाएगा। अम्ल और भस्म को जो मिला देंगे तो लवण हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिला देने पर प्राप्त ताजा मिश्रण को हम लोग एक्वारेजिया कहेंगे, तो 3:1 में, 3:1 में। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जिलेट अम्ल, ऑक्जिलेट एसिड का। कांच पर किस अम्ल के प्रभाव में घुलनशील सिलिकेट बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दवा बनाने में काम आता है कौन सा अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा पेट में भी बनता है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × ½ H2O। वहीं जिप्सम बोला CaSO4 2H2O हो जाएगा। किसके अनुसार अम्ल व गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, तो ब्रॉन्डेड लोरी के अनुसार, ब्रॉन्डेड लोरी के अनुसार। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तो क्षार हो जाएगा, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं तो वो आपके क्षार कहलाते हैं। भस्म का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है, जिसको बीटर कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है। जल में किसे डाल करके उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता खत्म हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, याद रखिएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनेगा, तो विरंजक चूर्ण बनेगा। कैसा बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो NaCO3। देखिए कठोर जल मतलब होता है कि वैसा जल जिसमें आप अगर सर्फ डाल देते हो या साबुन डालते हो तो झाग नहीं बनता। सर्फ में तो झाग बनेगा, लेकिन साबुन में बिल्कुल भी झाग नहीं बनेगा। और उसके बाद कठोर जल में, अब मृदु जल आपका जो हो जाएगा वो सॉफ्ट जल कहलाता है। कैसा, सॉफ्ट जल कहलाता है। क्लियर है। नीला थोथा किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसका सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला रासायनिक यौगिक को क्या कहेंगे, तो लवण कहेंगे। NaCl पर तनु H3SO4 की अभिक्रिया करने से कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। ठीक है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के प्रयोग से आराम मिलता है, तो बेकिंग सोडा का। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है, तो धातु लवण। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड
व सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पीएच किसी घोल में किसी शक्ति व्यक्ति करता है, मतलब पीएच जो है किसी घोल में क्या करेगा, जो अपना पावर जो व्यक्त करेगा वो हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अम्ल से संबंधित कौन सही है पूछ रहा है, तो यह स्वाद में खट्टा या नीली लिटमस को लाल कर देता है, क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है। क्षार से संबंधित यह स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। लिटमस जो है लाइकेन के पौधे प्राप्त किया जाता है थैलाफाइटा समूह से। कैसे, तो थैलोफाइटा समूह से। कैसे, थैलोफाइटा समूह से। लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता है, ठीक है, तो वो बैंगनी हो जाएगा। कैसा कलर, बैंगनी रंग का हो जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिनके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है, तो उसको गंधीय सूचक कहेंगे। अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है, तो लवण बनाता है। कैसा, लवण बनाता है। जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सा गैस रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। चूने के पानी में डैश गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, तो CO2। कौन, CO2। चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने से लवण और जल बनाते हैं और इसे डैश कहा जाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, धातु और अम्ल को जब मिला देंगे तो आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, और धात्विक ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड और तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराता है तब यह विलयन नील हरित शैवाल हो जाता है, नील हरित रंग हो जाता है। कैसा होता है, नील हरित रंग का हो जाता है, और इसको हम लोग कॉपर क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड कहते हैं, कॉपर क्लोराइड। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। यह जो है स्पर्श में साबुन जैसा, स्वाद में कड़वा और प्रकृति में संक्षारक होता है। उसके बाद है क्षारक जल में डैश उत्पन्न करता है, तो OH- उत्पन्न करता है। जल में क्षार जो है जल में डैश उत्पन्न करता है, तो OH- उत्पन्न करता है। कहा जाता है जो आपका pH स्केल होते हैं वो आपका 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। बीच में आपका 7 होता है जो उदासीन होता है। और जैसे जैसे आपका कहता है कि आपका H+ आयन जितना ज़्यादा होगा, आपका जो है H+ आयन जितना ज़्यादा होगा तो वो अम्ल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना H+ आयन कम होता है अम्ल जो है उतना ही क्या होता है, वीक होता है। और OH- जितना ज़्यादा होगा आपका क्षार जो है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और OH- जितना कम होगा क्षार भी आपका क्या होगा, उतना ही कमज़ोर होगा। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण। कहता है कि जल में जब अम्ल या क्षार हम मिलाते हैं तो आयन की जो सांद्रता है वह प्रति इकाई आयतन यानी कि वॉल्यूम में क्या होगा, कमी आ जाएगा, तो उसी को हम लोग तनुकरण कहेंगे। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन में हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन की संख्या अधिक है। क्या है, संख्या अधिक है। मतलब क्या हुआ कि आपका उसमें जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्षार का अगर बात बोल रहा है तो आपका OH जो आपका माइनस होता है ये आपका क्या होगा, उसकी संख्या अधिक हो जाएगी, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन की संख्या अधिक हो जाएगा। अधिक H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल होते हैं, जो अभी हम जस्ट आपको बताए। जितना कम H+ आयन देगा उतना ही वीक अम्ल होगा, यानी कि कमजोर अम्ल होगा। और अधिक OH- देने वाले क्षारक जो है क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। और OH- आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होते हैं। जो कम देगा उसको दुर्बल बोलेंगे। अम्लीय वर्षा का pH मान जो है डैश से कम होता है, तो आपका 5.6 से कम होता है। अगर आपका मुंह का pH मान 5.5 के आसपास हो गया तो आपका मुंह से क्या होगा, गंध आने लगेगा और आपका दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कहता है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है। अपच की स्थिति में हमारा जो है पेट अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द, जलन या अनुभव होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। अपच की उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, या इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। मधुमक्खी द्वारा डंक गए अंग में जलन और दर्द अनुभव होता है, इससे आराम पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में।
उसके बाद है डॉग पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से, शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। इसका एक और होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो क्या होगा, फिर हम आपको कमेंट में बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब कौन सा गैस बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का, किसका, टार्टरिक अम्ल का जो है आपका मिश्रण है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीला रंग से किस रंग में बदल जाता है, तो उजला में, किसमें, श्वेत में। ब्लू विट्रोल जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। देखिए आपको जो है ना यहाँ पे हम कुछ आपको और भी समीकरण के बारे में बता रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं। नीला तोता के बारे में तो आपने समझ लिया कि जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। जैसे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O होता है। यहीं पे अगर हम हाफ के जगह पर अगर हम 2 लगा देंगे, यानी CuSO4 2H2O लगा देंगे, तब आपका क्या बन जाएगा, तो वो आपका जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्लियर है। तो आपको याद रखना है, देखिए एक होता है नीला तोता, एक होता है उजरा तोता, एक होता है हरा तोता, एक होता है लाल तोता। तो नीला तोता का सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है। इसी में अगर उजला तोता बोलेगा तो इसका होता है ZnSO4 × 7H2O, 7H2O को उजला तोता कहते हैं। हरा तोता जो होता है उसको कहते हैं FeSO4, 7H2O को हम लोग क्या कहते हैं, हरा तोता। लाल तोता जो है COSO4 7H2O को हम लोग क्या कहते हैं, लाल तोता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपको इसको जो है याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बनता है। यह ठोस पदार्थ हमको जिप्सम कहलाता है। CaSO4 12H2O को प्रचलित नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो हड्डी टूटने में, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको सीमेंट में सेटलिंग टाइम को इंक्रीज करने में, ये सब में जो है ना आपका ये काम आता है। और सौंदर्य जो भी आपका हड्डी सौंदर्य में भी बहुत सारी चीज़ों में भी इसका यूज किया जाता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक ऐसा गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, तो HCl होगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो मरकरी को जो है हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसका प्रयोग जो है गांधीय सूचक, ठीक है, के रूप में किया जाता है, तो प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, इन सभी को जो हम लोग गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जिन अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व परमाणु उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। कहता है कि अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा अन्य तत्व परमाणु उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। क्लियर है। साधारण नमक का pH मान होता है 7, उदासीन होता है, सूत्र होता है NaCl, इसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। अम्ल और क्षार वह पदार्थ है जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और यह किसका सिद्धांत है, आर्हेनियस का। किसका, आर्हेनियस का है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तब जाकर के हमारा टेबल सॉल्ट बनता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन देने की क्षमता रखता है, तो अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन जो है आपका प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग रेबोज किसको कहते हैं, रेबोज कहते हैं, जिसको रेबोज को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री, और जिसमें नाइट्रोजन अहम भूमिका निभाती है प्रोटीन में। ठीक है। और नाइट्रोजन का खोज किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, और अम्ल से फिनोप्थिलीन का रंग नहीं बदलता है। अम्ल से फिनोप्थिलीन का रंग क्या होता है, नहीं बदलता। किसके सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम लोग ब्रोंसेटेड और लेडी कहते हैं, लोरी। क्या कहते हैं, ब्रोंसेटेड और लोरी कहते हैं। pH स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सोरेनसन ने बताया था। किसने बताया था, सोरेनसन ने बताया था। क्लियर है।
अगला चैप्टर है हमारा धातु और अधातु। तो आपको पहले समझना है धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। क्लियर है। देखिए धातु के जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और यह जब इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करता है तो यह धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बनाता है। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। और अधातु जो है यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। क्लियर है। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखिए NaCl, तो जब इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, Na+ Cl क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि आप देखिए Na आपका क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 1, ये लास्ट में जो 1 होता है इसको ये क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जैसे ये त्याग देगा तो धनायन बनेगा। और याद रखिएगा धातु जो है हमेशा क्या करता है, त्याग करता है। तो कितने नंबर तक, देखिए 1, 2 और 3, अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में है तो ये उसको क्या करेगा, त्याग करेगा। अगर जैसे 4 आ जाएगा तो ये क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा। और जैसे इसके आगे में अगर हम 5, 6, 7 कहेंगे तो जैसे कि देखिए 5 को 3 चाहिए, 6 को 8 पूरने के लिए 2 चाहिए और 7 को 8 पूरने के लिए 1 चाहिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और वहां पे वो क्या करेगा, ग्रहण करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ग्रहण करना शुरू कर देगा। ठीक है। एक आता है उभयधर्मी, एक आता है उभयधर्मी। तो उभयधर्मी का मेन काम क्या होता है, जो आपको एसिड और बेस दोनों तरह के नेचर आपको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है। जैसे कि Al2O3 ये आपका क्या है, एक उभयधर्मी है। ZNO ये आपका क्या है, उभयधर्मी है। PbO2 ये आपके क्या है, उभयधर्मी है, जो कि दोनों तरह के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। धातु जो है ये क्या होता है, सुचालक होता है। अपवाद में आप शीशा ले लीजिए जो कि आपका कुचालक होता है। धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में शीशा है जो कि आपका कुचालक होता है। और धातु के जो ऑक्साइड हैं वो आपके क्षारीय होते हैं। ठीक है। और धातु जो है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या करेगा, त्याग करेगा और धनायन बनेगा। और यह जो होता है आधात वर्धनीय होता है, तन्य है। और अपवाद में शीशा हो गया, ढलवा लोहा हो गया। क्लियर है। और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो धनायन बनाता है। अब वहीं पर अगर हम अधातु की बात करेंगे तो अधातु कैसा होता है, कुचालक होता है। अपवाद में ग्रेफाइट को ले लीजिए जो कि आपका सुचालक है, इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होता है। ठीक है। और अधातु क्या होता है, अधात वर्धनीय और जो है तन्यता गुण ये शो नहीं करता है। और अधातु जो है आपका क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। और अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ग्रहण करने की प्रवृत्ति, त्याग ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें भी 3, 2 और 1 होता है। ठीक है। और यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं और उदासीन होते हैं, अम्लीय और उदासीन होते हैं। और तनु अम्ल क्या होता है, और धातु का जो तनु अम्ल है वो पतला अम्ल में क्या करता है, मतलब कि हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है, हाइड्रोजन का ये क्या करता है, विस्थापन नहीं करती है। और इसीलिए क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाती है। और धातु जो होता है ये तनु अम्ल को क्या करता है, पतला कर देता है, जिसमें हाइड्रोजन का यह विस्थापन नहीं करता है। और जब ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेगा, यानी अधातु हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेगा, तो ये क्या बनाएगा, तो हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि LiH समझ लीजिए, ये इसमें क्या है, मेटल प्लस हाइड्रोजन है। मेटल प्लस क्या है, हाइड्रोजन है। और मेटल प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे जैसे कि N ठीक है, NO हो गया, NOH हो गया, NOH हो ले लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये मेटल जो है, यहाँ पे मेटल प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो अधातु के क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं। ये कैसा हाइड्राइड होता है, तो अधातु के हाइड्राइड्स होते हैं। कैसा, तो अधातु के क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं। और याद रखना है आपको कि धातु जो होता है ना, आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड धातु होते हैं और राइट साइड क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अब बीच में आपका क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। तो उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। तो आप इसमें एक चीज और समझना है कि जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, क्या देखोगे, पीरियोडिक टेबल देखोगे, तो पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप आपका होता है, जो पहला वाला जो आपका ग्रुप होता है, तो टोटल आप समझिए पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 18 जो है आपके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। 7 आपके क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। 18वां वर्ग को हम लोग अक्रिय या उसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें आपको समझना ये है कि अगर हम पहला वाला अगर हम पीरियड का बात करेंगे, तो पहला वाला पीरियड में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है,
सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रेवेडियम होता है, स्कैंडियम होता है और फ्रेंसियम होता है। तो ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पहला ग्रुप होता है। और ये क्या होता है, क्षारीय धातु होते हैं, जिसको अल्कली धातु कहा जाता है। और इनके बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। और यह तत्व का गुण वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। मतलब इस ग्रुप के जो तत्व का गुण है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और सबसे मैक्स जो है ब्रह्मांड में आपका क्या है, हाइड्रोजन है। और सबसे हल्का क्या है, आपका हाइड्रोजन है। और यह क्या होता है, अधिक ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन तत्व है जो अधिक ज्वलनशील होता है। और सबसे हल्का धातु या पतला धातु बोलेगा तो आपको कौन बोलेगा, पहला धातु अगर बोलेगा तो लिथियम ही होगा। सबसे हल्का और पहला धातु बोलेगा तो आपका लिथियम ही होता है। क्लियर है। वहीं पर अगर ग्रुप दूसरा का बात करेंगे जिसमें आपका क्या होता है, बेरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके बाद सी कैल्शियम होता है, फिर एसआर होता है, फिर बी होता है, फिर आर होता है। तो ये क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह क्या होता है अब, ये क्या होते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जिसको अल्कलाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कलाइल कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। और वहीं पे अगर ग्रुप 17वां को बोलेंगे तो इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। और 7 जो है आपके क्या उपधातु हैं, क्या है, उपधातु हैं। और ये धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं। जैसे क्या हो गया, बी हो गया, एसआई हो गया, जेई हो गया, एएस हो गया, एसबी हो गया, टीई हो गया, पीओ पोलेनियम हो गया। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है। आपका बी से क्या हो गया, बेरियम, एस आई से क्या हो गया, सिलिकॉन, जेडी से क्या, जी से क्या हो गया, जर्मेनियम, एएस से क्या हो गया, स्कैंडियम। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया, याद रखना है। अगर आप कहिएगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर में एक स्पेशल वीडियो बना देने के लिए, तो हम जो है आपको क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। तो ग्रुप 1 समझ गए, ग्रुप 1 को आप समझ गए। इसे जो है केरोसिन में रखा जाता है। ग्रुप 1 को इसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंसियम जो होता है, जिसको एफआर कहते हैं, यह तरल रूप में मिलता है, यह तरल रूप में मिलता है। ग्रुप 2 को इसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इसको एल्काइल भी कहा जाता है। ग्रुप 11 को इसे सिक्का धातु कहते हैं, क्योंकि इसे सिक्का बनाया जाता है। ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। क्लियर है। और धातु जो तरल यानी धातु जो तरल होता है वो पारा है। क्या है, पारा है। और धातु जो तरल है उसको हम लोग ब्रोमीन कहते हैं, बीआर क्या कहते हैं, ब्रोमीन कहते हैं। टोटल आपके 118 तत्व हैं, जिसमें 93 धातु है। और 93 धातु है, 93 में जो है धातु है। और आपसे पूछेगा कि 118 में जो 98 है वो नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और 7 जो है अधातु है, जिसको अर्धचालक कहते हैं। और 18 जो है 7 जो है उपधातु हैं, जो अर्धचालक कहलाते हैं। और 18 जो है जिसको अधातु कहते हैं। पृथ्वी पर मैक्सिमम तत्व अगर बोलेगा तो ऑक्सीजन है, और बॉडी में भी यह मैक्सिमम होता है। और धातु बोलेगा पृथ्वी पर तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हल्का धातु बोलेगा तो लिथियम हो जाएगा। प्रकृति में भारी तत्व अगर बोलेगा तो यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम हो जाएगा 92। और सबसे भारी तत्व बोलेगा तो आपका कौन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाक से कौन हो जाएगा। और सबसे भारी धातु बोलेगा तो ऑस्मियम हो जाएगा। कौन, ऑस्मियम हो जाएगा। एवं इसका मैक्सिमम क्या होता है, घनत्व भी होता है। और इसका जो ऑस्मियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 76 होता है। कितना होता है, 76 होता है। देखिए, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता को हम लोग आयनीकरण क्षमता कहते हैं। किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, आयनीकरण क्षमता कहते हैं। क्लियर है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि परमाणु आकार जो है ना, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये परमाणु आकार क्या होता है, और त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। और आयनन क्षमता क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, घटता है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ये भी आपका घटता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो परमाणु आकार और त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। तो आयनन क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिंदु उसके बाद जो है ना आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना वो भी आपका बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है ना वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर खींचने या ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने या ग्रहण करने की जो क्षमता है, यानी कि जो एफर्ट लगता है, उसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। धातु को लेफ्ट साइड में रखा गया है और धातु को राइट साइड में रखा गया है। और हाइड्रोजन एक जो है अधातु है, जिसे लेफ्ट साइड में रखा गया, जिसे किस में रखा गया, लेफ्ट साइड में रखा गया। तो इसको आपको याद करना। अब चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। डैश जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो कॉपर नहीं करता है। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है, तो इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सामान्यतः
ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑक्साइड की। डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो सोना और चांदी। सोना और चांदी। इसका परमाणु संख्या बताइएगा। ठीक है, सोना और चांदी का। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु में धातु ऑक्साइड बनाती है और डैश गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, तो तत्व कौन सा होगा? तो एल्यूमिनियम होगा। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा। क्लियर है? उसके बाद है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। क्यों? 8, 2, 10, 4, 14। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है, 8, 2, 10, 8, 18, 1, 19। 19 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, यानी कि के हो जाएगा। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। पहले बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकता है। जैसे 8 हो गया वो स्टक कहेंगे, और हमारे ग्रुप में 18 नंबर के या 0 के जो है आपको क्या कहते हैं? नोबेल कहते हैं, जिसमें आपका कौन है बताइएगा? वो 6 आपके अक्रिय गैस के नाम। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2, 8, 1 होता है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। ठीक है, जिस तत्व की संयोजकता 0 होगा वो आपका कौन होगा? तो हीलियम होगा। वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो निस्तापन। क्या कहा जाता है? निस्तापन। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ा करके। जिंक की परत चढ़ा करके। जब कॉपर के प्लेट के वायु के संपर्क में रखा जाता है तब इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग का परत बन जाता है, और यह हरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? तो कॉपर कार्बोनेट। क्या कहलाता है? कॉपर कार्बोनेट। शुद्ध लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, बनाई जाती है, शक्ति नहीं है, बनाई जाती है। इस गुण धर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है, और सबसे पहला भी लिथियम ही है। सिलिका क्या है? तो उपधातु है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है? पारा। क्या रहता है? पारा। पारा का परमाणु संख्या बताइएगा। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर की लंबा तार बनाया जा सकता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं कैसा हो जाता है? काली, क्योंकि आपका जो चांदी है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देती है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो तांबा नहीं करता। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सोना है। लोहा किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? तो कॉपर। कॉपर का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइट से। किससे? कॉपर पायराइट से किया जाता है। किससे? कॉपर पायराइट से किया जाता है। धातुओं का ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? तो धातु ऑक्साइड। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना है? तो सीसा और टीन से। सल्फाइड अयस्क के धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं। देखिए जो फ्यूज होता है ना, इसका प्रकृति उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। क्लियर है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा। और Cu क्या हो जाता है? कॉपर हो जाता है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। ठीक है, इन जो आपका पेंसिल होता है ना उसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये कार्बन का क्या है? अपरूप है। और इसका संस्करण बताइएगा कौन है? sp2 है कि sp3 है कि sp है? बताइए कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम करता है। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम। और ग्रुप हमारा 1 जो होता है ना उसको हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर। घर में लगी बिजली के तार पर किसका परत चढ़ती रहती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीविनाइल क्लोराइड की। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो पारा आपका द्रव रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है तो ठंडे जल के साथ। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन होता है। विद्युत का प्रयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन। धातुओं जैसे डैश और मरकरी उष्मा के खराब चालक होते हैं। लेड। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन चांदी जैसे सफेद एवं चाकू से काटा जा सकने वाला योग्य मुलायम धातु है? तो आपका लिथियम है। और कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो पारा। कौन रहता है?
पारा, ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन, जो कि सूत्र होता है Br, क्या होता है Br होता है। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय है, कैसा है, अक्रिय में। उसके 12वीं कक्षा में आपके 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 0, और वैसे पूछेगा तो 2 होता है। सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, जो पॉप आवाज देता है, तो हाइड्रोजन। कौन देता है, तो हाइड्रोजन। थोड़ा सा आप हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, ये आपका होता क्या है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो आपको पॉप का साउंड देता है। और हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ड्यूटेरियम जो होता है उसको हम लोग मंदक के रूप में हम लोग न्यूक्लियर में करते हैं, क्लियर यूज करते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 होता है, ठीक है। और धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है, तो आयनिक आबंध उपस्थित होता है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कोई अशुद्धियां होती है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गैंग कहते हैं। अपने अशुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, और धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो धात्विक चमक कहते हैं। कौन सबसे अच्छा आघातवध्य धातु है, तो सोना, जिसको आघात तन्यता कहते हैं, तो सोना होगा। इसीलिए आपका जो है ना 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर तक का बना सकते हैं, उसको लंबा करके। किसकी तन्यता सबसे अधिक होता है, तो सोना का होता है। सोना को औरम कहा जाता है। तो परमाणु संख्या बताइए कितना होगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यह धातु के किस गुण के संभव है, तो तन्यता, क्या है, तन्यता है। डैश उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी। कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और ये पहले ग्रुप में आते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा सकता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिल करके काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको CuO कहते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO कहते हैं। आप अगर बोलिएगा तो जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी धातु हैं 118 जितने भी आपके तत्व हैं 118 तत्व, इन सभी को हम एक ट्रिक के द्वारा आपको अच्छे से याद करवाने का कोशिश करेंगे। बोलिएगा तो हम वीडियो बना देंगे, क्लियर है। धातु के इस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों तरह की अभिक्रिया करने में क्षमता रखता है, तो उसको उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखना पड़ता है, तो पोटेशियम होगा। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर डैश की पतली जो है परत चढ़ाई जाती है, तो ऑक्साइड होगा। क्या चढ़ जाती है, तो ऑक्साइड हो जाएगा। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु अधातु ऑक्साइड बनाती है और डैश गैस उत्पन्न करती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। धातुओं का कौन सा युग्म में ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो एल्यूमिनियम आयरन जिंक हो जाएगा, ठीक है। और ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम और पोटेशियम करता है, क्लियर है। उसके बाद लेड, कॉपर, सिल्वर और डैश जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो वो आपके सोना है। कौन है, सोना है। जब धातु में डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो नाइट्रिक अम्ल से, ठीक है। और कौन सी धातु जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो आपका कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है, ठीक है। देखिए 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक्वारेजिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वारेजिया कहेंगे। वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है, तो आयनिक आबंध होता है। किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है, तो Hg होगा। क्या, Hg, पारा जिसको कहेंगे। अमलगम भी बनाती है, याद रखिएगा। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि इसके सतह पर जो है ना सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। सफेद सोना किसे कहते हैं, तो प्लेटिनम को हम लोग सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं। अब हमारा आता है अगला जो चैप्टर, वो है कार्बन एवं यौगिक। देखिए कार्बन और यौगिक काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसी लेकर के जो है ना हम कोशिश करेंगे इसको अगली वीडियो में कार्बन और उनके यौगिक का जो है ना एक अच्छे से हम आपको डिस्क्राइब करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो कि हम आगे की वीडियो में लगेंगे। तो पार्ट 1 आपका जो है 10th का है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो हमारी तरफ से, अगर कोई भी त्रुटि हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को जो टारगेट है लाइक का, वो 120 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का, और 70 कमेंट का टारगेट है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दीजिए, फिर इसका जो है आपका पार्ट 2 आ जाएगा फटाफट। मिलते हैं वीडियो में, बाय।